मैं उमाकांत सर से एक टिप्पणी पे राय ले लूं। उमाकांत सर, जैसे ममता जी ने कहा कि कैराना सबसे इंपॉर्टेंट था चुनाव का, ये बात ठीक है। कैराना से एक ध्रुवीकरण शुरू हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिसकी लपट पूर्वांचल तक चली गई थी और वहां पे जाट गुर्जर मुसलमानों के बीच में एक खाई पट गई थी। लेकिन किसान आंदोलन ने ये सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। तो बीजेपी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है कि वहां पे जाके फिर वो दंगों की बात याद दिलाएं, फिर वो कहें कि हिंदू मुसलमान। मैं तो बड़ा हैरान हूं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री होता है उसके उत्तर प्रदेश में, उसके या किसी भी प्रदेश में दंगे होते हैं तो वो कहता है दंगे की बात भूल जाइए, आगे बढ़िए, प्यार से बात करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बढ़िया है और इतना बढ़िया काबिल सीएम हमारे यहाँ, वो अपने ट्वीट से कह रहा है कि वो जो राम मंदिर में गोली चली थी भूलना मत, दंगे मत भूलना, दंगों की आग मत भूलना। ये क्या ये स्ट्रेटेजी से उमाकांत जी क्या चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? ऐसे बिसात बिछा पाएगी? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए उमाकांत जी प्लीज। उमाकांत जी आपका माइक। जी 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 ठीक है। जी सर। आपने सही सवाल पूछा है। देखिए, एक वो इनके पास जब आपके पास सारे तीर खत्म हो जाते हैं, सारे जो तीर थे आपके तर्कस में, वो सारे तीर इस्तेमाल आपने कर दिए। उन तीर से जिन जिन का शिकार करना चाहते हैं, शिकार कोई हुआ नहीं। वो तीर जो है गलत सलत उल्टी सीधे जगह लगे और मुद्दे वहीं के वहीं है, समस्या वहीं की वहीं है। तो आपका एक ही काम है, कोई जादू की छड़ी चला करके लोगों का ध्यान भटकाया जाए किसी भी तरह, साम दाम दंड भेद से आप किसी तरह कोई उल जुलूल बके, ये ध्यान ना रखें कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी कोई मान मर्यादा है कि नहीं है, आपकी, आपके मंत्रियों की, और उसके बड़े बड़े देश के जो शीर्ष नेता हैं उनकी कोई मान मर्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई मान मर्यादा उनकी बातचीत में, बोली में। और जो बातचीत वो कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, जो बातचीत हो, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव, तो उनके लिए ऐसे हो गया है कि जैसे इसके अलावा कुछ देश में कुछ बचा ही नहीं है कि किसी भी सूरत में ये चुनाव जीतने हैं। चाहे आप किसी भी हालत में, किसी भी जगह, कितना भी आपको पापड़ बेलने पड़ जाए, लेकिन सवाल ये है अल्टीमेटली कि हम एक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, देश संविधान से चल रहा है ना। तो देखिए, संविधान में इन लोगों की कोई किसी तरह की आस्था है, जो इनका आचरण बता रहा है पिछले कई सालों से, जब से ये लोग पावर में है, मजबूत है। तो ये देश संविधान से चल रहा, कोई काम ये बता दीजिए कि किस काम से इन्होंने, सही कैराना में जो कुछ हुआ, घटना घटी, बड़ा 5 साल हो गए और बड़ा, जिसको कहते हैं, बड़ी कीमत चुकाई लोगों ने और बड़ी बदनामी हुई, पूरे प्रदेश की बड़ी बदनामी हुई कि उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न यूपी में दंगा फसाद के अलावा कुछ नहीं होता है वहां। और उसके बाद उस दंगा फसाद को पूरे देश में, ये नहीं कि उस फसाद को एक बुरी बात या बुरा अध्याय या एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय मान करके उसको बंद कर दिया जाए, उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का झंडा बुलंद किया गया और 5 साल तक उसको पकाते रह गए जगह जगह। और पकाते 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 वो खिचड़ी इतनी ज्यादा पक गई कि अब वो अपच हो गई है। और अपच होने के बाद ये हो गया कि अब अपच होने के बाद भी नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अब ये है कि छोटे मोटे मुद्दों को पकड़ करके ये बताइए कि अगर, मैं तो कहता हूं कि अगर एक रो में अखिलेश ने कोई बयान दे दिया जिन्ना टाइप का, मैं छेड़ना नहीं चाहता आपके वैष्णव मुद्दे को, लेकिन उसको लेकर के ऐसा भाषणबाजी रोज हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सारी समस्या ही यही है। क्योंकि उनको लगता है कि देखिए, सारे मोर्चों पर रोजगार आप दिला नहीं पा रहे, रोजगार जहां जहां पैदा होते हैं वहां आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में केवल उस जगह आ रहे हैं जहां उनको फायदा होगा। वो आपके लिए रोजगार, आपको चुनाव जिताने के लिए नहीं आएंगे। वो अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, कारखाने खोलेंगे तो वहां आएंगे जहां उनको फायदा हो रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट के कितने भी दावे कर रहे हैं कि नंबर 2 इन्वेस्टमेंट की, मुझे लग रहा है कि ये दावे खोखले हैं। और ये जो चीजें हो रही है, ध्रुवीकरण दिन रात करके, और ये इस पर ही सारा मिशन लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मंत्र दे दिया प्रधानमंत्री जी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, कि उन्होंने जीत का मंत्र दे दिया। मंत्र क्या है? मंत्र में देख रहा था कि मंत्र ये है कि लोगों से सौहार्दपूर्ण प्रेम की भाषा बोलनी है। ये बताइए, ये प्रेम 3-4 साल से आप जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ये क्या प्रेम की भाषा है? आपने जो लखीमपुर में किया वो कोई प्रेम की भाषा है? आप कैराना के बाद जो आपने ध्रुवीकरण किया उसका, वो कोई प्रेम की भाषा है? सपोज करो कि
अखिलेश के शासन में गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, जनता ने उनको सबक सिखाया, सोपड़ा साफ कर दिया। लेकिन आप अपने बताइए ना कि आपने क्या किया। और चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का अगर कोई व्यक्ति है, तो लॉ के अनुसार, संविधान के अनुसार वो भारत का नागरिक है, प्रदेश का नागरिक है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। अगर उसके साथ इंजस्टिस हुआ, उसके परिवार के लोगों की हत्याएं की गई, हत्याएं हुई, उसके सामने हत्याएं हुई, और आज जो है बड़ी बड़ी विचित्र बात है कि सुप्रीम कोर्ट इनको, जिसको कहते हैं ना कि इनके जो हाथी के ऊपर मारा जाता है ना, मुझे संजय जी भूल गया हूँ क्या मारा जाता है, भूल गया हूँ अच्छा, वो। दीपक जी तो बताएंगे उससे उनको याद दिलाई जाती है कि भाई साहब खड़े हो जाओ। तो इनको सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बढ़कर के इस देश में अगर कानून का शासन लागू करना है और देश का संविधान से चलाना है, तो हम सब लोग जो साधनहीन लोग हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं कि साहब हमारे साथ ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इनकी नींद को जगा रहा है। 4-5 बार आप डिस्कशन कर चुके, 2 डिस्कशन में मैं भी शामिल हो चुका हूं। आप ये बताइए कि लोग कहां जाएंगे, किस घाटी के किस पहाड़ से कूद मारे लोग। तो ये सवाल ये है कि कोई बेशर्मी की पराकाष्ठा है। आप डिले कर रहे हैं, आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं एवरी लेवल पर, हर स्तर पर। और ये जो चीजें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे बड़ा तमाचा कुछ हो नहीं सकता कि हम मॉनिटर कराएंगे और आप पर कोई भरोसा नहीं है। आपकी राजनीति पर, आपके सिस्टम पर, आपके पुलिस पर, आपके एसआईटी पर, आपकी सीबीआई पर, और आप जिस तरह से आप चीजें मैनिपुलेट कर रहे हैं। कहा ना कि उन्होंने कहा कि घालमेल, जस्टिस हिमा कोहली ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, घालमेल। तो ये जो घालमेल, अगर सर्वोच्च जुडिशरी आपकी व्यवस्था को अगर घालमेल बता रही है, तो समझो कि मामला खत्म होने की ओर है, मामला कुछ बचा नहीं है। और अब ये है कि आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो बाद में फिर शामिल होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, सही कह रहे हो मकान सर। जिन्ना वाले बात पे बड़ा जिन्नावादी और सब कुछ कह दिया, लेकिन शायद वो किताबें पढ़ी नहीं थी इन्होंने, कि जब उनको उस किताब में लिखा था कि लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे गए थे। अखिलेश यादव के बयान पे तो आलोचना हुई, लेकिन वो भूल गए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को सेकुलर बताया था। बाल गंगाधर तिलक के 3 राजद्रोह के मामले जिन्ना ने लड़े थे, लेकिन उनको तो लगा कि जिन्ना के मुद्दे पे शायद वोट कट जाएगा। उमाकांत सर, जो दीपक सर ने इशारा किया कि वो घटना उस दिन निबट जाती अगर 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 थोड़ा राजनीतिक परिपक्वता दिखाई जाती। और इस संबंध में जो दीपक भाई का कहना था कि योगी जी तो बिल्कुल तैत बैठे हुए थे कि गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली दरबार ने नहीं होने दी। तो जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो ये झगड़े चलते रहते हैं, इनके झगड़ों से कोई नुकसान नहीं होगा सरकार को? चुनाव पे जा रहे हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी सरकार को, भाजपा की छवि को? देखिए, जिसको कहते हैं ना कि बारात सजी हुई है, बारात जो है बैंड बाजा के साथ बढ़कर के आगे जा रही है, तब तक किसी ने कोई पटाखा छोड़ दिया, हुड़दंग हो गया, लड़का लड़की दुल्हा दुल्हन पक्ष के बीच में झगड़ा फसाद हो गया। उधर भी लड़के अच्छे खासे तादाद में है, यहाँ भी बारात तो एक ही पार्टी की है ना, मतलब लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, बारात तो उन्हीं की है। बारात तो मोहल्ले वालों की तो है नहीं, और जिन मोहल्लों से गुजर रही है उनकी भी नहीं है। तो सवाल ये बारात के भीतर के झगड़े हैं, और ये जो बारात के जो भीतर के झगड़े, ये झगड़े एक किस्म से एक डिजास्टर, एक जिसको कहते हैं विनाश की तरफ, ना इनके संगठन को भी ले जा रहे हैं, इनकी इमेज को भी ले जा रहे हैं, इनकी पार्टी को भी ले जा रहे हैं, और जनता में इनके जो जो ओवरऑल जो छवि है, वो छवि का नजारा तमाशा कर पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने, आज अमेरिका से किसी का मतलब मेरे को मैसेज आया कि क्या हो रहा है, तेल कुछ बचा हुआ है, तो उनका इशारा है कि जो दिए लखनऊ में जलाए जा रहे हैं, उन तेलों में दिए बुझ गए या कुछ तेल का इंतजाम। तो आप ये बताइए कि अब किस देश में रह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, दिए जलाएंगे, लेकिन मुझे एक बात, मैंने कल्याण सिंह जी की पार्टी कुछ दिन कवर किया, और उनका एक नारा होता था, राम और रोटी। तो राम और रोटी का मतलब है कि राम रोजगार की भी बात करेंगे और राम की भी बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को इस नारे पर कोई ऐतराज रहा होगा। और लोग कहते थे आज आप केवल राम की बात कर, रोटी आपने गायब कर दी। मतलब ये है कि आप जिस हालत में, जिस तरह से इस देश को चला रहे हैं, इस देश की न्यायिक व्यवस्था को चला रहे हैं, इस तरह का तंत्र चला रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों के लिए कानून अलग है, अजय मिश्र टेनी के लिए कानून अलग है, अजय मिश्र टेनी के लड़के के लिए अलग कानून है, अजय मिश्र जो बाकी लोग हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उनके लिए कानून अलग है। और
मुख्यमंत्री जी जिन जिन विवादों में फंसे थे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वक्त नहीं है पूरे डिटेल में जाने का। तो ये है कि ये चेहरा देख करके इस देश में, इस प्रदेश में कानून काम कर रहा है। पुलिस का ये हाल है, भ्रष्टाचार का ये हाल है कि उत्तर प्रदेश में एक इसका संदर्भ नहीं है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर अगर टाइम पर नहीं आए और उनकी गैरहाजिरी लग जाए तो उसमें ये होता है कि साहब आपकी सर्विस ब्रेक हो गई आज, क्योंकि आप तो बिना बताए ड्यूटी से गायब है, तो सर्विस ब्रेक हो गई आपकी, अभी आप सस्पेंड। तो जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर वो 5,000 रुपए घूस लेते हैं, ऐसा मेरे को बताया। जो लोग घूस दे रहे हैं उन लोगों ने बताया कि ये धंधा उत्तर प्रदेश में चल रहा है और रेट भ्रष्टाचार का बढ़ गया कहां तक कहां। मैं बात वापस आऊंगा कि अजय मिश्र टेनी को जो उपकृत किया गया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना करके, उसमें योगी आदित्यनाथ की कोई सहमति नहीं थी। जबकि होता क्या है, जो कल आपने विमर्श कराया योगी जी से इलेक्शन कैंपेन का, तो आप ये भी तो बोल सकते थे कि योगी जी आपके प्रदेश से जिन को केंद्र में मंत्री बनाना है, क्या उनके नाम सजेस्ट कर दीजिए, हम लिस्ट में शामिल कर देते हैं। वो तो उनको तो बड़ा भारी धक्का लगा कि उनको गाली देने वाला, वहां ब्राह्मण सभा बनाने वाला, ब्राह्मणों पर अत्याचार जुल्म हो रहे हैं वो मुद्दा उठाने वाला, उनको आपने केंद्र में मंत्री बना दिया। उनकी कोई योग्यता, काबिलियत, जो उनका रिज्यूम है, जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वरिष्ठता है, उस हिसाब से तो नहीं टिकते वो। क्योंकि वो योगी जी की उंगली कर सकते हैं, क्योंकि वो योगी जी के लिए खुरापात पैदा कर सकते हैं, तो आपने उनको केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री बना दिया। तो आप जो है एक पावर सेंटर डेवलप आप कर रहे हैं कि योगी किसी तरह उसको क्या कर रखो, परेशान रखो, अस्थिर रखो, और वो उनको इस हालत में रखो कि भाई तुम्हारा डंडा कभी भी चल सकता है। अरविंद शर्मा को चूंकि आपने मंत्री नहीं बनाया तो उसका भी हिसाब किताब आपसे चुकता हो सकता है। तो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भाजपा के भीतर के भयाकर रायता फैला हुआ है, लखनऊ से लेकर के, मेरठ से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की आत्मा से पूछिए आप मेरठ जाकर के। और आप दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के भीतर एमपीज करें, हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। एक लड़का कोई मेरे को आज पार्लियामेंट में मिला, वो कह रहा था साहब एक छोटा सा काम था, मैंने 20 एमपीज को बोल दिया, वो कहते साहब हमारी नहीं चल रही है। आप ये बताइए कि किसकी चलेगी, कांग्रेस के एमपी या वो तृणमूल का, किसकी चलेगी? सवाल ये है कि ये देश जो प्रदेश है, जो देश है, किस डायरेक्शन में जा रहा है हमको खुद ही पता नहीं है। हम तो दिन में देश में रहते हैं और रात को इस प्रदेश में आ जाते हैं सोने के लिए आपके, तो हमें कुछ दिग्भ्रमित करेगा। लखेड़ा सर कुछ कह रहे थे जी। लखेड़ा सर मैं छोटा सा पॉइंट, मैं छोटा सा पॉइंट मैं जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि टाइम पूरा हो गया आपका। देखिए, मैं ये मान रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उसी बात में जो दीपक जी कह रहे हैं उसी में आगे जोड़ते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब है, जो 3-4 जो जज, मुख्य जज इस चीज को 3 जज डील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनमें एक बोध की भावना कायम हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए और अपेक्स कोर्ट, माननीय सर्वोच्च अदालत के लिए, वो एक किस्म से उसकी जो गरिमा है, उसकी गरिमा की चिंता उनके मन में सबसे बड़ी है। उनको ये कहते हैं कि हम रहे या ना रहे तो ये इंस्टीट्यूशन रहनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हम रहे ना रहे, कम से कम जर्नलिज्म के वैल्यू जिंदा रहने चाहिए। हम रहे ना रहे, कम से कम देखिए, सबसे बड़ी जो टेक्निकल इश्यू जो मैं आज के 2-3 दिन से देख रहा था और आज का भी मैंने पढ़ा उनका जो रूलिंग थी, उसको देख करके लग रहा है कि वो एविडेंस, क्योंकि उनको पता है पुलिस की बदमाशी कहाँ है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में पुलिस क्या करती है, एविडेंस को वीक कर देती है, और जब ट्रायल चलता है तो एविडेंस प्रूफ ही नहीं हो पाती। तो रफा दफा करने का ट्रायल कोर्ट में एक मौका लग जाता है, एक लैप्स पैदा करने की एक बड़ी जद्दोजहद बीच सरकार की तरफ से भी हो रही है, यूपी सरकार की सारे दिमाग लग रहे हैं कि डिविडेंस लेवल पर इसको कमजोर कर दिया जाए, ट्रायल फ्लॉप हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है आज की तारीख में, जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो एविडेंस को इतना फूल प्रूफ करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एविडेंस की बात की है। इसलिए उन्होंने कहा कि एविडेंस की जो पूरी प्रोसेस है उसको मॉनिटर करने के लिए हम बाहर से जज ले लेंगे, इंडिपेंडेंट जजों को ले लेंगे, ताकि ट्रायल लेवल पर आपकी मतलब पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है, जस्टिस है, न्याय है, वो न्याय अपने अंजाम तक पहुंचे। ऐसा मैं मानता हूं और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं उनकी बात को। थैंक यू।